तो चलिए बढ़ते हैं साइंस की ओर। देखिए विज्ञान साइंस। ओके, देखिए प्रश्न 29 से प्रश्न 32 के सही उत्तर चुनकर लिखिए। 29 नंबर, किस पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन धान, दूसरा दलहन, तीसरा गेहूं, चौथा साग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, दलहन। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, ग्रेफाइट का उपयोग इनमें से किस धातु में किस वस्तु में किया जाता है? ओके, ग्रेफाइट का उपयोग इनमें से किस वस्तु में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन देखिए कलम, दूसरा पेंसिल, तीसरा खल्ली, चौथा स्केच पेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंसिल। ओके, ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग पेंसिल में करते हैं। फिर देखिए 31 नंबर, धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। तो देखिए धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है निम्न, दूसरा मध्य, तीसरा उच्च, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, उच्च। ओके, धातु का क्वथनांक और गलनांक बहुत उच्च होते हैं। फिर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, एकांक खाली स्थान पर कार्यरत बल दबाव कहलाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है वस्तु, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा घनत्व, चौथा आयतन। तो देखिए एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दबाव कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के तार बनाने के लिए तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? तो देखिए इसका आंसर आप खुद से लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। देखिए बिजली के तार बनाने के लिए तांबे को सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि तांबा विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर है, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, अच्छा सुचालक होता है, और साथ ही यह बहुत सस्ता पाया जाता है। ओके, बाकी जितना भी सुचालक जैसे सोना सुचालक है, चांदी सुचालक है, उससे तांबा काफ़ी सस्ता पाया जाता है, इसीलिए बिजली के तार बनाने में तांबे का उपयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर की ओर। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो उपायों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए भोज्य पदार्थ के परीक्षण के किन्हीं विभिन्न उपायों को बताइए। क्लियर है, यहाँ पर देखिए आपको दो बताना है, आप दो बता सकते हैं। देखिए पहला देखते हैं, नमक द्वारा परिरक्षण। नमक का उपयोग मांस एवं मछली को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अचार बनाने में भी नमक परिरक्षक का कार्य करता है। फिर देखिए सेकेंड, चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी खाद्य पदार्थों में मौजूद नमी को कम कर जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है। जैम, जेली आदि का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। फिर देखिए तीसरा, तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। ये जीवाणुओं को मारकर भोजन को सुरक्षित रखते हैं। इस विधि से सब्जियां, फल, मांस, मछली आदि का परिरक्षण करते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। किन्हीं दो प्रकारों के नाम लिखिए। बल के किन्हीं दो प्रकार का नाम लिखना है। तो देखिए बल के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख यहाँ पर है, बस दो का नाम लिखना है, आप दो लिखिएगा। जिससे देखिए बल साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए पहला मांसपेशीय बल, दूसरा घर्षण बल, दूसरा देखिए चुंबकीय बल, तीसरा स्थिर विद्युत बल, चौथा गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल। तो आपको दो लिखना है, तो आप बस मांसपेशीय बल, दूसरा घर्षण बल, ये दो बस लिखना है। ओके, अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या है? इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन और बार देखते हैं, प्रतिजैविक क्या है, इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? उत्तर देखिए, सूक्ष्मजीवों से प्राप्त औषधियां जो बीमारी के कारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को अवरुद्ध कर देती है, प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहलाती है। प्रतिजैविक को इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। देखिए प्रतिजैविक लेते समय बरती जाने वाली सावधानियां। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, हमें डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाइयाँ लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। आवश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी एवं लाभदायक जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है।
ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, धातु एवं अधातु के तीन तीन उपयोग लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, धातु एवं अधातु के तीन उपयोग, धातुओं के उपयोग। पहला नंबर देखिए, विद्युत तार का निर्माण। दूसरा, बर्तन, मशीन एवं उपकरण का निर्माण। तीसरा, बर्तन एवं पुल का निर्माण। उसके बाद देखिए अधातुओं का उपयोग, ऑक्सीजन, सजीवों के श्वसन के लिए। उसके बाद देखिए दूसरा में है हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में, और तीसरा है आयोडीन का रोगानुरोधक के रूप में। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर, घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल एक संपर्कित बल है, इसकी व्याख्या करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। घर्षण बल की परिभाषा दे। घर्षण बल एक संपर्कित बल है, इसकी व्याख्या करें। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्लियर है? 4 नंबर है तो लंबा लिखना पड़ेगा। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करती है तो उनके संपर्क तल पर एक बल कार्य करता है जो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होता है और उसकी गति को कम करता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। चूंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क होने के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए घर्षण बल एक संपर्कित बल है। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। साइंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग बढ़ेंगे सोशल साइंस। ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट है। तो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, 1498 मतलब 1498 ईस्वी में भारत आने वाला वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? पहला ऑप्शन ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्पेन, चौथा पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। फिर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय देशों के आगमन के समय भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह कौन सा था? तो देखिए पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा कांडला, तीसरा मुसलीपट्टनम और चौथा मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। फिर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्तियों को भारत का लौह पुरुष एवं भारत के विस्मार्क के नाम से जाना जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर देखिए नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में पाए जाने वाला कोयला एवं बॉक्साइट किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका पहला ऑप्शन देखिए मानव निर्मित संसाधन, दूसरा प्राकृतिक संसाधन, तीसरा नवीकरणीय संसाधन, चौथा चक्रीय संसाधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक संसाधन। फिर देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्ती क्या है? क्लियर है? अस्थाई बंदोबस्त क्या है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए, ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में 1793 ईस्वी में अस्तमररी अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी द्वारा निश्चित की गई राशि को प्रत्येक जमींदार द्वारा रैयतों से एकत्रित कर जमा करनी होती थी। गांव के राजस्व एकत्रित करने का कार्य जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी अमला किया करता था। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, वन कानूनों में बदलाव का आदिवासी समाज ने क्यों विरोध किया? वन कानून में बदलाव का आदिवासी समाज ने क्यों विरोध किया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेना चाहिए। देखिए वन कानूनों में बदलाव का आदिवासी समाज ने विरोध क्यों किया? तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 3 मार्क्स का नंबर है, 3 मार्क्स आएगा। इसको लिखने से तो लंबा लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। देखिए आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था तथा जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया।
ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए उनमें से बहुत को काम और बेरोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। उनकी स्थिति दयनीय हो गई। तो यही कारण था कि आदिवासी जो थे वे वन कानून के बदलाव से नाखुश थे और उनका विरोध करने लगे। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले ऐसे संसाधनों का उदाहरण लिखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं मानव संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, मानव निर्मित संसाधन। मानव द्वारा निर्मित संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं पेन, क्लियर है, पेन। उसके बाद बुक या कॉपी लिखिए, कॉपी। उसके बाद फिर आप टेबल लिख सकते हैं। आप अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं मानव निर्मित, उसका नाम लिख सकते हैं। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, अब 46 नंबर का क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाले उलगान का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, 1995 में बिरसा ने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरियों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेत में काम करें। फिर देखिए आगे, अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरी, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से आदिवासी संस्कृति, जीवन व्यापन के तरीके नष्ट हो गए थे, लोग भूमिहीन हो गए थे। इस शोषण से मुक्ति के लिए बिरसा मुंडा ने उलगान किया। तो इसे नोट कर लीजिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन एक्चुअल में, इसलिए थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। अब देखिए नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल की दीवानी का अधिकार मिलने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट आंसर की ओर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से, बंगाल की दीवानी मिलने से कंपनी को क्या लाभ हुआ? तो देखिए इसका आंसर है, एक्चुअल में 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, इसलिए लंबा लिखना पड़ेगा। मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब कंपनी को हर महीने 5 लाख रुपये चुकाता था। कंपनी अपने सैनिकों के खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसे चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का नवाब बना दिया। इससे कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। प्लासी युद्ध के पश्चात कंपनी को ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी से कंपनी अपना खर्च चला रही थी। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की ओर। अब हम लोग बढ़ते हैं 48 नंबर की ओर। 48 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निहित आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा कीजिए।
तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में कौन कौन से आधारभूत मूल्य निर्धारित किए गए हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज है। तो इसका आंसर देखिए हमारे संविधान में निहित आधारभूत मूल्य निर्धारित किए गए हैं। देखिए संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता आदि। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हुई मुझे कमेंट कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ कनेक्ट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।